नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले दौर में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर मतदान संपूर्ण। पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 81% और बिहार में 50% मतदान। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मणिपुर में 78% से ज्यादा वोटिंग। पहले दौर के 1279 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। पहले दौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, महेश शर्मा और वीके सिंह समेत कई दिग्गज थे मैदान में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, जीतन राम मांझी और मुकुल सांगमा की साख भी दांव पर। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान का काम पूरा। शाम 5 बजे तक आंध्र प्रदेश में 66% मतदान। ओडिशा विधानसभा के पहले दौर की 28 सीटों के लिए 5 बजे तक 66% वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार और असम में चुनावी रैलियां। असम की समस्याओं के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठ को दिया गया बढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल में किया प्रचार। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रायबरेली और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से दाखिल किया नामांकन। दोनों नेताओं ने रोड शो के जरिए दिखाई ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को स्मृति ईरानी ने बताया हार का डर। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान आज से शुरू हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही 1279 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्सुकता देखी गई। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक हुआ। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग था। पहले दौर के मतदान में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीट शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों में इसी चरण में मतदान संपन्न हो गया है। तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ है और इस दौर में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना सीट पर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुआ वो सियासी लिहाज से काफी अहम है। इन सीटों पर कई केंद्रीय मंत्रियों समेत अलग अलग दलों के दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुआ है। इनमें वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर और यवतमाल वाशिम सीटें शामिल हैं। सभी 7 सीटों पर कुल 116 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां बीजेपी, शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच मुकाबला बताया जा रहा है।
आइए ओडिशा की बात कर लेते हैं। तो ओडिशा में लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भी वोट डाले गए। ओडिशा की 4 लोकसभा सीट पर 26 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा की कुल 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला है। आइए रुक कर लेते हैं ओडिशा का। अनु हमारी सहयोगी वहां मौजूद है। अनु, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का रहा मतदान, खास तौर पर युवाओं में कितना उत्साह देखने को मिला, जो पहली बार जो वोट कर रहे थे उनमें कितना उत्साह देखने को मिला? बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरह से सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लोग जो है बढ़ चढ़ के आए और उन्होंने वोटिंग दी। हालांकि दिन के समय थोड़ी सी वोटिंग की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन शाम होते ही वोटिंग ने अपनी रफ्तार पकड़ी और 67% से ऊपर चुनाव आयोग का भी अनुमान है। यहाँ पे जो भुवनेश्वर में चुनाव आयोग का दफ्तर है उनका भी अनुमान है कि इससे ज़्यादा वोटिंग हुई है। अभी फिलहाल वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं और फाइनल फिगर्स थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। उनका अनुमान है कि 70% के आसपास जाएगी। बात करें युवाओं की और महिलाओं की, तो हमने कहीं देखा कि वो काफ़ी उत्साहपूर्वक यहाँ पे वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए सुबह ही पहुँच गए थे और यहाँ पे युवाओं में इतना उत्साह था कि वो सुबह 6:30 बजे से वोटिंग में आ गए और अकेले ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आए। महिलाओं में भी एक हमने देखा कि वो भी वोटिंग को लेकर उनमें इतनी जागरूकता है कि उनको पता है कि उनका वोट कितना कीमती है। तो ये सब पहलू हमें यहाँ पे देखने को मिले। सोचा नहीं था कि उड़ीसा जैसे शहर में जहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा पीछे है, वहाँ पे इस तरह की सोच, इस तरह की जागरूकता लोगों में देखने को मिलेगी। लेकिन ये कहेंगे कि चुनाव आयोग ने काफ़ी बेहतर तैयारी कर रखी थी, जिसकी वजह से इन लोगों में जागरूकता बढ़ी और ये बढ़ चढ़कर यहाँ पे वोट देने आए थे। और ये भी उनका अनुमान है चुनाव आयोग का कि जो पिछले 2014 में जो आंकड़े थे वोटिंग के, उसके ज़रूर क्रॉस करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस जो है वोट को लेकर, अपने अधिकार को लेकर अब लोगों में बढ़ती जा रही है। जी अभिलाषा। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें उड़ीसा से जुड़ी हुई देने के लिए। और हमारे साथ बिहार से मोहम्मद फातेह और तेलंगाना से हमारे साथ कृति जुड़ रही हैं। कृति, पहले आपके पास आना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के बारे में आपको बता दें तो आज 17 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हुआ है और यहाँ 185 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कृति, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में यहाँ के वोटर्स ने अपनी भागीदारी दिखाई है। कैसा रहा वहाँ मतदान? जी अभिलाषा, जो अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं, हालांकि ये फाइनल फिगर्स नहीं है क्योंकि अभी भी टैबुलेशन चल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो 5 बजे तक की फिगर्स थी उसमें तेलंगाना में वोटर टर्नआउट तकरीबन 60% का था। जो सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा वो मेडक कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, जो 68% का वोटर टर्नआउट था, और सबसे कम जो रहा वो सिकंदराबाद में था, तकरीबन 39.4% का। और साथ ही निजामाबाद, क्योंकि सबकी निगाहें वहां पर लगी थी, क्योंकि इंडिया के इलेक्टोरल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 12 एक साथ ईवीएम यूज की गई हों, क्योंकि वहां पर 185 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे। इस वजह से निजामाबाद में भी जो पोलिंग परसेंटेज है वो अभी तक जो हमें सूचना मिली है वो 54% के तकरीबन है। अर्बन एपैथी कहीं ना कहीं देखने को मिली कि जो शहरी वोटर थे वो कहीं ना कहीं पीछे रहे। जो वनस्पत उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो हम रूरल एरियाज में कह सकते हैं, उनके हिसाब से कम रही जो अर्बन सेंटर्स है उनमें वोटिंग। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह के बंदोबस्त किए थे उससे कहा जा सकता है कि जो वोटर टर्नआउट है उससे चुनाव आयोग फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहा है और अभी फाइनल फिगर्स का इंतजार है। अभिलाषा, अभी फाइनल फिगर्स का इंतजार है। कृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो जानकारी आपने हमें तेलंगाना से जुड़ी हुई दी है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर हुई है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। ये बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। वहाँ मोहम्मद फातेह मौजूद हैं गया में। जानना चाहेंगे मोहम्मद आपसे कि किस तरह से देखें बिहार में मतदान को, किस तरह की तैयारियां थी और वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिला? तो
तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस दौर में असम में लोकसभा की 5 सीट लखीमपुर, तेजपुर, कलियाबोर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट सीटों पर मतदान हुआ और मेघालय में लोकसभा की 2 सीटों शिलोंग और तुरा के लिए वोट डाले गए। इस सीटों पर 9 उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही विधानसभा की सिलसिला सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ है। मिजोरम में एकमात्र लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा के आइजोल पश्चिम 1 सीट के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और यहां पर खास इंतजामात देखे गए। मतदान के लिए लोग मतदान को लेकर काफी उत्साहित दिखे। इस दौर में नागालैंड की एक सीट पर मतदान हुआ जहां 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मणिपुर में भी 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लिए आज मतदान हुआ। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रतिमा भौमिक, सीपीएम उम्मीदवार शंकर प्रसाद दत्ता और सुबल भौमिक के बीच है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए रुक कर लेते हैं। Before this is put to use, went for a lab certification, and we got that particular paper from UP CO also. This was certified by CSIR, National Physical Laboratory, Delhi. That this particular chunk of indelible ink is as per our parameters, and that can be put to use. So technically there was no issue related to the use of these indelible inks on the ground. So the particular case, because yet to get the field report on that particular issue from the DO. So once that comes, then we'll update you. But it doesn't happen that after 3 hours something can vanish like indelible ink. It is exported to 25 countries in the world, and this is uniquely patented by CSIR and in operation since 1951-52 elections, and it has its own standing in our electoral system. So we also know that if there are some missteps, then it can happen, that kind of thing. But generally, because it goes through that certification for lab testing for every election, and that's why in this particular case also we got first whether the lab testing was done or not, and it has been confirmed. We have also collected the certificate from the CSIR lab, National Physical Laboratory, and they have given us the certificate. So over 200 people have been reported detained, poll officials in Balkangiri in Odisha. Are you aware of this? Yes. Local villagers have detained them, saying that there is tampering of EVMs. Are you aware of this? You are mixing up 2 things actually. Can you repeat your question, please? No. What information that we have is that 200 villagers have detained poll officials alleging EVM tampering. Are you aware of this? And can you see, Malkangiri, as you know, that this is LWE affected areas. We have the information about certain incidents, but not related to EVM tampering issue in this particular context. And we have certain issues that, like return of the polling parties, is taking time because after incidents in some of the areas in neighboring state in Chhattisgarh, there has been some kind of movement. So these are security related input, and for which we are monitoring on the ground also. Our teams are very well aware about the movement issues, and due precautions are taken for our teams on this regard. So you're talking. और आइए बिहार का हम रुख कर लेते हैं। गया में मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह। जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार में मतदान कैसा रहा, और ख़ास तौर पे फातेह जो पहली बार जो वोट इस बार जिन्होंने डाला है, मिलेनियल वोटर्स जिन्हें हम कहें, उनका टर्नआउट कैसा रहा? देखिए अभिलाषा, लोकतंत्र के इस महापर्व में जाहिर बात है कि जो अच्छे खासे तादाद में इस बार युवा रहे जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहली बार किया। हम अभी गया में मौजूद हैं। गया की हम बात करते हैं तो 50,000 से ज्यादा तादाद में युवाओं ने इस बार इस मतदान में हिस्सा लिया। अभी हमने
जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत किया। उन्होंने हमें बताया कि फिलहाल इस बार जो सबसे अच्छी खबर यह है कि 57% मतदान यहाँ पे हुआ है। बाकी अभी कैलकुलेशन हो रहा है, वो समय के साथ में हम आपको जानकारी देंगे जी। पिछली बार 51% मतदान हुआ था, जो अब जाकर के करीब 60% इसमें बढ़ोतरी हुई है। साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव आयोग की कोशिशों का नतीजा है। जिस तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से, उसके अलावा जो स्वीप अभियान है उसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने जो चौतरफा मतदाताओं को लेकर के जो जागरूकता अभियान चलाया है अभिलाषा, उसका काफी असर देखने को मिला। और दिव्यांगों ने भी अच्छी खासी तादाद में मतदान में हिस्सा लिया। उनके लिए व्हीलचेयर का इंतजाम वहां पे किया गया था। चुनाव आयोग ने जो जितने भी इंतजाम किए थे, जो उनके पैरामीटर्स थे, उन सारे पैरामीटर्स पे जो मतदाता हैं उन लोगों ने वो एक तरीके से खरे उतरे। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं रही। हालांकि कल शाम को यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे इमामगंज का एक जगह है जहाँ पे आईडी मिलने का संकेत मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोबरा बटालियन ने डिफ्यूज किया। कुछ हल्का सा माहौल गंभीर हुआ था। चुनौती को स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने भी और चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद में निर्भीक होकर के मतदाता अपने घर से निकले और मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पे छोटा मोटा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, थोड़ा बहुत नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया के आसपास में क्षेत्र है, वो जो अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाए। और लोकतंत्र के इस महापर्व में समाज के सभी वर्गों ने अपने घर से निकल करके मतदान में हिस्सा लिया और काफी सफल और हर नजरिए से मतदान बेहतर हुआ है। फिलहाल आंकड़े अभी थोड़ी देर में। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो मोहम्मद फतेह बता रहे थे कि बिहार में जो पहले चरण में मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना होने के बाद आंध्र प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ और आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों के लिए वोट डाले गए। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। यहाँ मुख्य मुकाबला चंद्रबाबू नायडू की सत्तारूढ़ टीडीपी, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है। लोकसभा की 2 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता किरण रिजिजू मैदान में हैं और उनका सामना पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 में से 57 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान हुआ और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं सिक्किम में 1 लोकसभा सीट और 32 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले गए हैं। राज्य में 5 बजे तक 567 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले गए। विधानसभा में 150 उम्मीदवार इस बार चुनाव में हैं। और अब बात दूसरे और तीसरे दौर के चुनाव प्रचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में रैलियों को संबोधित किया। असम के मंगलदोई और सिलचर की रैली में उन्होंने कहा कि उनके विरोधी दल भारत को कमजोर नीति पर चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो असम से कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, साथ ही असम के लोगों को सामान्य सुविधाओं से वंचित भी रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका वोट देश की दशा और दिशा तय करेगा। कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में भी रैली को संबोधित किया। आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो वंशवाद की राजनीति के लिए सत्ता पाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है।
एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी। मोदी जब फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएगी। इनके वंशवादी राजनीति के दिन लद जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन से मुक्त होना चाहती है और बंगाल ने ये तय कर लिया है कि इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक जनसभा में कहा कि यदि एनडीए सरकार दोबारा आती है तो वो देश भर में राष्ट्रीय नागरिकता कानून लागू करेगी। देश का विकास सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और दूसरा कारण है ममता के संतरास से मोदी जी ही बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। पूरे देश को मोदी जी के चुनने के लिए एक कारण है, देश को सुरक्षित करना, देश का विकास करना। बंगाल के पास दो कारण है, देश का तो विकास करना ही है, सुरक्षित तो करना है, बंगाल को ये जंगल राज से मुक्त कराने का भी नरेंद्र मोदी एकमात्र रास्ता। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है। यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज रायबरेली लोकसभा सीट के लिए उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय होने के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि 2004 में भी ऐसा ही कहा जा रहा था। इससे पहले सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोग सुबह कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में हवन करने पहुंचे। इस दौरान सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थीं और उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट तक रोड शो करते हुए सोनिया गांधी पहुंची। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए मतदान 5वें चरण के तहत 6 मई को होगा। सोनिया गांधी का मुकाबला यहां पर दिनेश प्रताप सिंह से है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी लोकसभा सीट के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अमेठी में नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने रोड शो किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद थे। कल राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा था। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रही हैं, राहुल गांधी को टक्कर देते हुए। अंतर संसदीय संघ की 140वीं बैठक में शांति, सुरक्षा, व्यापार और मानवाधिकार समेत कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। दोहा के कतर में 5 से 11 अप्रैल के दौरान हुए सांसदों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। आईपीयू की बैठक में क्या खास मुद्दे चर्चा में रहे और भारत की ओर से किन मुद्दों पर जोर दिया गया, इस बारे में हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश से खास बातचीत की। क्या मुख्य मुद्दे रहे सर जिन पे चर्चा हुई और क्या ऐसे विचार रखे गए? आईपीयू संस्था, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उसी रूप में आईपीयू भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक मंच है। 178 देशों का फोरम और वर्ष में लगभग 2 बार इसकी बैठकें होती हैं और दुनिया के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा होती है। कैसे उन मुद्दों का बेहतर, सटीक, शांतिपूर्ण हल और समाधान निकाला जाए, इसकी कोशिश होती है। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत बेहतर ढंग से इसका आयोजन संपन्न हुआ। हमारा प्रतिनिधिमंडल 5 अप्रैल को यहाँ गया और आज हम लोग 11 तारीख को वहाँ से लौटे हैं। 6 तारीख से
10 तारीख देर शाम रात तक लगभग बैठकें होती रहीं। इस बैठक में दुनिया के जो महत्वपूर्ण और सामयिक मुद्दे हैं जो उठे, उन पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे आतंकवाद से लेकर संसद कैसे शिक्षा के माध्यम से शांति, सहअस्तित्व और विकास का रास्ता तलाश सकती है, इसके समेत अनेक स्वास्थ्य से लेकर, हेल्थ से लेकर दुनिया के सामने क्या बड़े मौजूदा सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं दुनिया के लिए, उन पे बहस होती है। और इसमें अलग अलग दुनिया के जो महाद्वीप हैं उनका भी अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है। जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने जाते ही 5 तारीख को उसकी बैठक में शिरकत की। उसके बाद दुनिया के स्पीकर्स का एक प्रतिनिधि, मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बड़ा उपयोगी, और उससे पता चलता है कि लोकतंत्र को दुनिया के देश, अलग अलग परिवेश, अलग अलग संस्कृतियों के कैसे देखते हैं, उनकी क्या मुख्य समस्याएं और चुनौतियां हैं। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूएन का, अब जानते हैं कि 2030 तक उन सारे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो उनको कैसे हम प्राप्त करें, क्योंकि उनके लिए अब समय बहुत कम बच गया, 12 वर्ष हमारे पास समय है। तो उनमें दुनिया में गरीबी उन्मूलन से लेकर के जहाँ साक्षरता का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, इन सब चीज़ों पर कैसे हम मिल करके बेहतर तरीके से काम कर सकें, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।